Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty अमित शर्मा। तो आज से इस नए चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का रिवीजन। क्लास 12th में हमारे जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उसको हम कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि हमारा एग्जाम पास आने वाला है मार्च में। तो इसलिए हम आज से एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, नए चैनल के ऊपर, ओके फिजिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बेसिकली हमें पता ही है कि हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं और पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम उन फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं जिन फेनोमेना में चार्जेस कहां हो? रेस्ट पे। यानी सबसे पहले चार्जेस के बारे में तो पढ़ना ही है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किन किन फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे? उन फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें चार्जेस कहां होते हैं? रेस्ट के ऊपर। चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो क्या क्या होगा? तो भाई उन दोनों दो चार्ज मान लो है, दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, यानी फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन फील्ड के बारे में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस जहां पे हमारा चार्ज स्टोर होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो है चार्जेस। तो अब डिस्कस करने वाले हैं चार्ज के ऊपर। देखो एक बहुत ही छोटी सी बात करूं, चार्जेस क्या होते हैं? तो चार्जेस बोलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है चार्जेस के टाइप। क्या? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बाद हमारे दिमाग में आ जाता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज के बाद हमारे दिमाग में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। और सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो देखो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन चार्जेस क्या होते हैं उसको समझते हैं पहले बहुत अच्छे से। तो भाई हमने बहुत सारे, क्योंकि अभी तक हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए, क्योंकि अब हमारा दिसंबर चल रहा है तो बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स का। तो चार्जेस की वजह से क्या क्या फिनोमेना होते हैं? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फिनोमेना पढ़ा है, फोर्सेस पढ़े हैं, मैग्नेटिक फिनोमेना भी पढ़ा है, करंट भी पढ़ा है। ये सब किसकी वजह से हो रही है? तो ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं, इट इज ऑल ड्यू टू द चार्ज। चार्ज ही वो रीजन है, चार्ज ही वो कारण है जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फिनोमेना अकर होते हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? इट इज ऑल ड्यू टू द चार्जेस। तो चार्जेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? चार्ज इज द रीजन, चार्ज इज द obviously charge is the reason due to which all magnetic and electric phenomena occur. Clear? एक और डेफिनेशन बनती है चार्ज की जो बुक में होते हैं, जो हम पढ़ते हैं। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी, उससे नीचे की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं हो सकती। बाकी जो भी प्रॉपर्टी होगी किसी भी मैटर की, मान लो, वो इससे ऊपर ही होगी। यानी चार्जेस जो होता है ना, एक मैटर का सबसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी उससे ऊपर होगी। चार्ज, एटम, फिर जितने के जितने तुम फोर्स वगैरह जो भी डिफाइन करना है वो डिफाइन कर सकते हो। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या तुम ये कह सकते हो चार्ज इज द रीजन ड्यू टू व्हिच ऑल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फिनोमेना अकर। बात आई समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें चार्जेस के बारे में होती है। तो जरा एक बात कर लेते हैं भाई हम, डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ क्या लिखा है? चार्जेस आर क्या? तो चार्जेस आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। क्लियर? बात आई समझ में? चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। अब चार्जेस है तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स तो अकर होंगे ही होंगे। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, जरा दूसरी डेफिनेशन देखो, यहां क्या लिखा है? ड्यू टू द चार्जेस
अ मैटर प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चार्ज ही वो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है, जो अभी हमने समझा। क्लियर? तो चार्जेस क्या होते हैं ये तो हमें पता लग गया है। अब दिमाग में आता है चार्जेस पढ़ लिया, चार्जेस समझ में आ गया, अब चार्जेस के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि चार्जेस जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? तो भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन, है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? देखो, तो यहां पे क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं। दो चार्जेस में कौन कौन से हो गए? एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा कौन सा हुआ भाई? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रोटॉन आता है। और नेगेटिव चार्ज बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल आना भी चाहिए। अगर मैं कहूं सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज कौन है? तो भाई वो प्रोटॉन है। यानी सबसे प्रोटॉन से छोटा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखना, प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है? कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, तो बॉडी हमें कैसा दिखाई देगा भाई? पॉजिटिवली चार्ज दिखाई देगा। क्लियर? अगर मैं कह रहा हूं नेगेटिव चार्ज को, देखो क्या बताया गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो अगर उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इट मींस कि उस बॉडी के अंदर प्रोटॉन की संख्या कम है। क्लियर? चार्जेस की यूनिट क्या होती है? कूलम। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा ये बॉडी है, ये कोई एटम है, तो भाई दुनिया का कोई भी एटम है तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर अगर 100 नेगेटिव चार्ज है, यानी 100 मान लो इलेक्ट्रॉन है और 100 ही प्रोटॉन है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो अगर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, इट मींस वो बॉडी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है बॉडी के ऊपर चार्ज ही नहीं है, बॉडी के ऊपर चार्ज है, बट चार्ज का जो अमाउंट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम है। 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव, तो 100 पॉजिटिव ने 100 नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दिया और बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। नेट चार्ज है 0, बट ये नहीं कहेंगे कि चार्ज ही 0 है। क्लियर? तो ये हो गया एक एटम। अब एक बात समझो ध्यान से, मान लो ये जो बॉडी थी या जो एटम था, यहां से मैंने क्या किया? 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अब जैसे ही मैंने इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, अब इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 90 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन तो 100 के 100 ही है। प्रोटॉन की संख्या तो कम ज्यादा होगी नहीं। 90 के 90 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन है। ओके, तो भाई अब मुझे ये बताओ कि इस बॉडी के ऊपर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई क्या? यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी प्रोटॉन की संख्या देखो 100 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 90, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो बॉडी हमें कैसा दिखाई देगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों दिखाई देगा ये भी समझ लो। 90 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 100 प्रोटॉन है, तो 100 प्रोटॉन में से 90 इलेक्ट्रॉन इस 90 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल, सॉरी, जो 90 इलेक्ट्रॉन है वो 90 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देंगे, यानी कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए। उन 10 प्रोटॉन की वजह से जो बॉडी है कैसी दिखाई देगी? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? तो भाई यहां पे क्या हुआ? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अब जरा उल्टा सोचो, ये सोचो ये जो बॉडी था ना, वहां से मैंने 10 प्रोटॉन निकाले बाहर। कितने?
10 प्रोटॉन बाहर निकाले, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 का 100 है और प्रोटॉन कितने हो गए, 90 हो गए। अब क्या दिख रहा है इस बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स है वो ज्यादा है, यानी अब क्या हुआ भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो बॉडी कैसी दिखाई देगी हमें, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि जो 90 प्रोटॉन है वो 90 इलेक्ट्रॉन को ही न्यूट्रल कर पाएंगे, बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, क्या बच गए, तो ये बॉडी हमें कैसी दिखाई देगी, नेगेटिवली चार्ज। किसकी वजह से, वो जो 10 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, उनकी वजह से हमें कैसी दिखाई देगी, नेगेटिवली चार्ज। बात आई समझ में। तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कैसी होती है, अच्छे से क्लियर हो गया। ओके चलो, अब एक चीज और जरा इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है भाई, अच्छे से क्या समझना है हमें, हमें यह समझना है कि जब भी किसी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर की बात होती है ना, कि भाई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज गया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है। यानी मान लो मैंने कहा कि मान लो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, तो यहां से यहां कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर की बात होती है तो हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। जैसे अभी भी मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में मैंने क्या कहा भाई, कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन की बात नहीं की, है ना। अभी भी मैंने यहां पे क्या किया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी चार्ज की बात आती है ना, तो इलेक्ट्रॉन की बात आती है, प्रोटॉन की बात बहुत कम आती है। रीजन पता है क्यों? अगर मान लो मैं एक एटम की बात करूं, तो हमें पता है एटम में यहां न्यूक्लियस होगा और यहां मान लो ये हमारा कोई ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का है बाहर ऑर्बिट पे। अगर मैं कहूं कि भाई यहां से किसको निकालना आसान होगा, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, तो ऑब्वियसली तुम कहोगे प्रोटॉन को। क्यों? क्योंकि वो बाहर है, और प्रोटॉन कहां है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना ना इजी होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां होता है, ऑर्बिट पे। थोड़ी सी एनर्जी देते ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से वहां से इजेक्ट आउट हो जाता है, वहां से निकल जाता है। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, उसे हमारे निकालना मतलब बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसी दूसरे बॉडी पे जाएगा। क्लियर? बात आई समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं व्हेनेवर, जब भी हमारा चार्ज ट्रांसफर की बात हो, किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन की बात होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं, चार्जेस समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज के पास देखो कोई डायरेक्शन नहीं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये कि मान लो एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है। तो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो भाई तुम्हें सिर्फ अलजेब्रिक सम कर देना, ये जितने भी चार्जेस है ना, Q1, Q2, Q3, इनका क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। कोई वेक्टर वगैरह सम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। चार्ज के पास एक नेचर होता है, एडिटिव नेचर, यानी एक सिस्टम के ऊपर अगर टोटल चार्ज निकालना है, तो जो भी छोटे छोटे चार्ज उसके ऊपर फैले उनको जोड़ दो, तो टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम मिल जाता है। इसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्लियर? जो कि हम आगे प्रॉपर्टी में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहां पे भी हमने समझ लिया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज जो होता है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। यानी मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो यहां से यहां पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या यहां से यहां भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अगेन चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया, यानी ये बॉडी कैसी दिखाई देगी, पॉजिटिव, और यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव। अगर यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर हो तो उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होता है। यानी चार्ज होगा ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? तो सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई है। अच्छा, अभी ये भी समझेंगे कि चलो वो बाद में करते समझते हैं, अगली प्रॉपर्टी में आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्या, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज होता है ना कंजर्व होता है। कंजर्व, हमने ये लाइन तुम लोग बचपन से सुनते आए हो कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another।
तो ऑब्वियसली यही चीज तो हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी यही तो कह रही है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज को तुम ना ही तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट हाँ ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? इसी चीज को एक तरीके से और समझते हैं। कैसे समझते हैं, चलो देखते हैं उसे। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ना एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को बाहर की दुनिया से कोई मतलब ना हो। यानी कहने का मतलब, मैंने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब इस सिस्टम से कोई भी चार्ज बाहर की तरफ नहीं जाएगा और बाहर से कोई भी चार्ज अंदर नहीं आएगा। क्लियर? यानी कि उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा और उस बॉडी के अंदर से बाहर कोई चार्ज नहीं जाएगा। इट मीन्स वो सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है। तो अगर कोई अंदर से बाहर या बाहर से अंदर चार्ज नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर जो इसका टोटल चार्ज होगा ना इस सिस्टम का, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या अगर मैंने कहा कि इस सिस्टम के ऊपर 10 कूलम चार्ज है तो हमेशा कितना रहेगा? 10 कूलम ही रहेगा। 10 कूलम से ना ज्यादा ना कम। इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब समझते हैं एग्जांपल से। यानी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। अब मान लो ये कोई बॉडी है। क्लियर? इस बॉडी के ऊपर मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल लिए। एक की वैल्यू ले ली मैंने 20 कूलम और एक की वैल्यू ले ली मैंने -5 कूलम। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है भाई? तो टोटल चार्ज तुम कहोगे प्लस का 20 और माइनस का 5 यानी कि 15 कूलम इज द टोटल चार्ज, जो कि सही है बिल्कुल। अब ये सिस्टम है आइसोलेटेड, इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी तरीके से तुमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, हिलाया डुलाया। तो हिलाने डुलाने से क्या होगा भाई? चार्जेस ना तो अंदर से बाहर गए और ना बाहर से अंदर आए। यानी कहने का मतलब ये है जब तुमने इसे डिस्टर्ब किया सिस्टम को तो क्या हुआ भाई? आपस में ये दोनों चार्ज पार्टिकल अपने दूसरे में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ भाई इस पूरे सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, तो तुम अभी भी कितना कहोगे? 15 कूलम ही कहोगे। क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर कोई चार्ज नहीं गया है और बाहर से अंदर कोई चार्ज नहीं आया, तो 15 का 15 ही रहेगा। बट मैंने कहा ये दोनों चार्ज पार्टिकल, तो उसमें से एक हो गया 10 कूलम का, तो दूसरा बताओ कितने कूलम का रह गया? तो हमें पता है भाई एक टोटल जो चार्ज है सिस्टम के ऊपर कितना है? 15 कूलम। एक चार्ज पार्टिकल कितने का है? 10 कूलम। दूसरे की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें नहीं पता, तो x मान लो। तो इन दोनों को जोड़ने पे तो 15 ही मिलेगा ना, तो 10 कूलम प्लस x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 15 माइनस 10 यानी कि 5 कूलम। यानी दूसरा जो पार्टिकल है अब वो कितने कूलम का हो गया? 5 कूलम का हो गया। यानी आपस में ये दोनों चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो ये होता है आइसोलेटेड वर्ड का मतलब। क्लियर हो गया क्या? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चार्ज इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है? कोई भी चीज जो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हो उसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? कोई भी बॉडी हो, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है? फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब उस फिक्स अमाउंट को कैसे लिखते हैं? Q बराबर NE। E क्या है? तो E हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ये लिखी हुई है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बट इसको हम कितना लेके चलते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे ध्यान रखना। क्लियर? N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q होता है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। N हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह लो नंबर ऑफ चार्ज। E हो गया तुम्हारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसे तुम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। क्लियर? बात आई समझ में? तो किसी भी सिस्टम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है।
या तुम ये भी कह सकते हो कि मान लो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, तो हमें पता है चार्ज तो ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ, चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होता है। यानी यहां से यहां अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6.5, 7.5, 6.25, ये सब नहीं होता, एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देख रहे ना, क्यू बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। क्लियर? तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को तुम किससे मल्टीप्लाई करो? एन, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज से। तो क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम या ऑन द बॉडी। क्लियर? अब तुम्हें यहां दिख रहा होगा, यहां जो मैंने लिखा है वो क्यू बराबर एन लिख दिया, और यहां जो लिखा है वो क्यू बराबर एन के साथ यहाँ पे जो साइन है वो प्लस भी और माइनस भी है। ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा भाई? अगर बॉडी यहां से यहां ट्रांसफर, सॉरी चार्ज अगर यहां से यहां इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इस बॉडी के ऊपर कितना आया? पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। तो डिपेंड करता है तुम किस बॉडी के ऊपर क्यू निकाल रहे हो, जिसने चार्ज दिया या जिसने चार्ज लिया, उसके बेसिस पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव यहां पे लेते हैं। क्लियर है? बात आई समझ में? चलो, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे 4 बॉडीज दिए हुए हैं, ठीक है? ये 4 बॉडीज, और चारों बॉडीज के ऊपर कुछ चार्ज दिए हुए हैं। जैसे इस बॉडीज के ऊपर चार्ज कितना है? 4.8 into 10 की पावर माइनस 19। इसके ऊपर है 6.4 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके ऊपर है 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इसके ऊपर है 20 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और हमसे ये पूछ रहा है, डज द गिवन चार्ज एग्जिस्ट ऑन द बॉडीज? क्या ये दिए हुए चार्ज चारों बॉडीज के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे? ये पूछ रहा है भाई हमसे। तो चलो, अभी अभी हमने एक क्वांटाइजेशन से रिलेटेड फार्मूला पढ़ा, Q इक्वल्स टू N। Q होता है अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी, है टोटल चार्ज। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ना, सारी की सारी जो वैल्यू जो किसकी दी हुई है? Q की। Q यानी कि जो चार्ज बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये चार्ज जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो Q है। E तो हमें पता ही है, E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। तो अगर यहां से मैं कहूं जरा n निकालो, तो n कैसे निकलेगा? अगर तुम Q को किससे डिवाइड कर दोगे? E से, ठीक है? यहां से n आ जाएगा। अगर तुम्हारा n इंटीजर आता है 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा, तब तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा बॉडी पे। लेकिन अगर वो चार्ज तुम्हारा इंटीजर नहीं आता है, यानी फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, इट मींस वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि बताया ना, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ गए, यानी मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5/2 आया, इसका मतलब 2.5, तो क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा किसी बॉडी पे? नहीं, या तो 2 करेगा या 3 करेगा। तो किस बॉडी पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए क्या करो? n निकालो वहां से। तो चलो इसका n निकालते हैं। n क्या करेंगे? ये q दिया हुआ है, इसी q को किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम से करो डिवाइड। इसको उड़ा दिया, 1.6 से 4.8 को उड़ाएंगे तो कितना आएगा भाई? 3 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है? 3, यानी इंटीजर है, यानी कि ये वाला चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा। इसको करते हैं, तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम उड़ाओ, 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 उड़ा दिया क्या? अब 16 से 64 को पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, इसको उड़ाओ, क्या आ गया? 4 आया। यानी यहाँ n की वैल्यू क्या आई है? 4 आई है। यानी दिस चार्ज विल आल्सो एग्जिस्ट ऑन द सिस्टम या बॉडीज। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी n हमें इंटीजर मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉडीज के ऊपर। इसके ऊपर जरा देखो, इसे भी डिवाइड करते हैं, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, तो उड़ा दिया। इसको उड़ाओ, n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 2 आई है। यानी इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जरा इसे डिवाइड करो यार, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। जब इसे डिवाइड करोगे ना 20 को 1.6 से, तो मान लो 200/16 आ जाएगा, है ना? पॉइंट हटाओगे तो। अब जब इसे काटोगे तो n की वैल्यू ऑब्वियसली किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है। n की वैल्यू किस में आ रही है? फ्रैक्शन में। तो n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं मिला, यानी दिस चार्ज, ये वाला जो चार्ज है सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात आई समझ में?
क्यों? क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में, मान लो n की वैल्यू फ्रैक्शन में 10.5, मान लो कुछ आ गया, ठीक है, कहने का मतलब मान लो 20.5 समथिंग कुछ आया है, तो 20.5 क्या इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, 20.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी एग्जिस्ट करेंगे, या तो 21 करेगा या 20 करेगा। क्लियर? तो फ्रैक्शन वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बात आई समझ में? तो ये क्लियर हो गया कि बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या निकालना है हमें? n निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ और प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या? लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो क्या है? लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मार के दूर भगाएंगे एक दूसरे को। नेगेटिव नेगेटिव को दूर भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भगाएगा। लेकिन मान लो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, हाँ, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मान लो जैसे ये बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, यहां से यहां हमारा मान लो चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो अगर चार्ज ट्रांसफर होता है ना, तो चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ मास भी गया है उसके साथ। चार्ज इज ऑलवेज कम विद द मास। अगर चार्ज आया है तो मास आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता ही है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है? तो यहां लिखता हूं मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। इतना होता है क्या? तो भाई इतना मास तो है ना। अब 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भाई 100 इलेक्ट्रॉन का मास भी तो गया ना उनके साथ। तो इस बॉडी के ऊपर मास क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, और इस वाले बॉडी के ऊपर मास क्या होगा? पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। यानी चार्ज जो होता है अपने साथ मास को भी लेके जाता है। बट क्या मास अपने साथ चार्ज को लेके जाता है? ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मान लो एक बॉडी से तुमने कुछ मास ट्रांसफर किया किसी दूसरे बॉडी में, तो हो सकता है चार्ज ट्रांसफर हो भी और हो सकता है ना भी। ठीक है, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट मास मे और मे नॉट। क्लियर? नेक्स्ट है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी चार्ज जो होता है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मास नहीं होता भाई, ध्यान रखना। मास इज डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। लेकिन फोटोन जब मोशन होता है तो उसका मास कुछ और हो जाता है। तो मास डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे मान लो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को मैं पकड़ के खड़ा रहूं तो भी वो 1 कूलम ही रहेगा, और 1 कूलम चार्ज को मैं पकड़ लूं और भगना शुरू कर दूं किसी स्पीड v से, किसी वेलोसिटी v से, तो भी वो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, फोटोन में कुछ अलग हो जाता है। फोटोन डिपेंड मास डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चार्ज जो होता है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चीज ध्यान रखना। रेस्ट चार्ज है तो अपने अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। लो इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से थोड़ा। मान लो यहां पे मैं कुछ केसेस ले रहा हूं, ये मान लो कोई चार्ज है, ठीक है, और यहां पे जो चार्ज है वो क्या है? रेस्ट पे है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिनोमिना? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह होगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल मूव करे v वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है भाई? करंट प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ के साथ मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना दोनों प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी अब ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो अगर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा करेगा, साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यहां पे प्रोड्यूस करता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम लोग को अगर ध्यान हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें कैसे मिलता है? बाय द एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है तो ईएम वेव मिलता है, क्योंकि ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं, ध्यान हो तो क्लियर। तो वहां पे क्या होगा, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है, एक मिनट ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर करता हूं। अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट कर रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो पता है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, साथ के साथ वो अपनी एनर्जी रेडिएट भी करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, बात आई समझ में। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो सिर्फ कौन सा फेनोमेना? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों मिलेंगे, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बट एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना तो देखो मिलेंगे, यानी ई और बी ये तो मिलना। साथ के साथ वो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को भी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन देयर इज अ एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो वो ये वाला कंडीशन है, तो ध्यान रखना, क्लियर। लेकिन अभी तो हमें किस कंडीशन की बात करनी है? रेस्ट की बात करनी है, तो ध्यान रखना है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो हमने खत्म कर लिए हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, बहुत ही जल्दी से भी हम खत्म करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे 3 तरीके के मेथड होते हैं जिससे तुम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन जो होता है मोस्टली इंसुलेटर में होता है। किसमें होता है? इंसुलेटर में। यानी कि क्या करो, दो बॉडी लो, दोनों बॉडी को इस तरीके से रब कर दो, आपस में एक दूसरे के साथ रब कर दो। तो क्या होगा, जब दो बॉडीज है यहां पे, मान लो एक ये है एक ये, इन दोनों को तुमने आपस में क्या किया? रब किया। तो रब करने से क्या होगा, किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो जाएंगे आउटरमोस्ट सेल से, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लो इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो ऑब्वियसली ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, और ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। तो रबिंग से भी हमारा बॉडी जो होता है, रबिंग करने से भी बॉडी जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। लेकिन ये कहां पे होता है? इंसुलेटर के अंदर होता है। देखो क्या लिखा है, इफ वी रब वन बॉडी विद अनदर, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, क्यों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना इजी है, वो कहां होता है? ऑर्बिट्स में होता है। जैसे यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया, एक प्लास्टिक रॉड ली है और प्लास्टिक रॉड को किसके साथ, एक कोई भी सिल्क का मान लो कपड़ा है उसके साथ रब कर रहे हैं। तो रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई? ये प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और ये जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इट मींस क्या हुआ होगा? इट मींस ये हुआ होगा इस रॉड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, यानी रॉड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा इस क्लॉथ के ऊपर, तभी तो इसके ऊपर क्या हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर क्या हुआ भाई? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। तो ये है तुम्हारा इंसुलेटर के लिए फ्रिक्शन। दूसरा मेथड चलो डिस्कस करते हैं, इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को बिना टच किए ही चार्ज कर देती है, ठीक है, बिना टच किए चार्ज कर देती है, बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, मान लो मैंने ना यहां पे एक बॉडी ले ली, ये अनचार्ज बॉडी है। अभी कैसी बॉडी है? अनचार्ज बॉडी। लेकिन इसके बगल में मैंने ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, ठीक है। इसके ये अनचार्ज बॉडी थी, इसके बगल में मैंने क्या किया? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली। टच नहीं कर रहे हैं दोनों। इंडक्शन का मतलब ही है किसी बॉडी को चार्ज कर दो बिना टच किए हुए। तो यहां पे मैंने दूर थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे। यानी यहां पे क्या हुआ? एक चार्ज इंड्यूस्ड हो गया बॉडी में, पोल जैसा कुछ जनरेट हो गया। क्या
तो इन्हें कहते हैं इंड्यूस चार्ज, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। इसके बाद क्या करो, इस बॉडी को ना अर्थिंग कर दो, इस बॉडी को क्या करो, अर्थिंग कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। तो हमें पता है अर्थ इज एन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, करंट हमारा नीचे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएंगे क्या। अब ये धीरे धीरे अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए तो बॉडी के अंदर क्या आ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या होगा भाई, अब तुम इसको हटा भी लोगे ना, क्योंकि अब बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अब तुम इसे हटा भी लोगे, दूर भी कर लोगे, तो बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पूरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, यानी तुमने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से, बिना टच किए। पहले बॉडी कैसा था, अनचार्ज था, अब बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया भाई। तो दिस मेथड इज नोन एज इंडक्शन, क्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होता है, उसको भी समझ ले क्या। इसमें क्या होता है, बिना अर्थिंग के भी काम होता है। जैसे कि मान लो दो स्फीयर है, दोनों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख लो। अभी दोनों के दोनों स्फीयर क्या है भाई, अनचार्ज्ड है, लेकिन जैसे इनके बगल में तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस वाले स्फीयर के इस कॉर्नर पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद दोनों को अलग कर दो, सेपरेट कर दो, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गए, और इस बॉडी को भी यहाँ से हटा दो। तो भाई ये दोनों के दोनों बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। पहले अनचार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये ये नेगेटिवली चार्ज होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। दिस मेथड इज नोन एज इंडक्शन। जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन बेसिकली कहां होता है, पता है कहां पे होता है, कंडक्शन होता है तुम्हारे कंडक्टर के अंदर। कहां होता है, कंडक्टर के अंदर। जैसे कि मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और कोई दूसरी बॉडी अनचार्ज बॉडी है। उस अनचार्ज बॉडी को मैंने इसके कांटेक्ट, मतलब बिल्कुल ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट है स्फीयर, गोला ही है, बिल्कुल इसके कांटेक्ट में लेके आया। यानी कंडक्शन के अंदर ना बॉडी में क्या होता है, कांटेक्ट होता है, बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। जैसे इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं था बॉडी में, ठीक है, बॉडी ने दूर से ही चार्ज कर दिया, लेकिन कंडक्शन में तुम्हें टच करवाना पड़ेगा। तो तुमने एक स्फीयर को किसी दूसरे जो चार्ज स्फीयर है उसके साथ टच करवाया, तो क्या होगा भाई, ये वाला जो तुम्हारा अनचार्ज स्फीयर है, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब दूसरे बॉडीज के अंदर ट्रांसफर होंगे तो खुद ही सोचो क्या होगा। एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, और यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की संख्या पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। क्यों, कि फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होंगे भाई, वो क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। और फिर जब थोड़ी देर बाद जब तुम लोग दोनों को अलग कर दोगे तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, हाँ पहले के कंपैरिजन में इसके ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा, और ये तो चार्ज था ही नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज इंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन मेथड, ये कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से और समझना पड़ेगा। ये माना जाता है कि अगर बॉडी, इफ bodies have same shape and size, अगर बॉडी का शेप और साइज सेम है, जैसे मान लो दोनों के दोनों स्फीयर है तो शेप सेम हो गया, मैंने कहा दोनों का रेडियस जो है ना वो आ रही है, तो साइज भी सेम हो गया। तो इस कंडीशन में दोनों को जब तुमने हटा दिया, पहले दोनों को टच किया चार्ज अनचार्ज को, उसके बाद दोनों को हटा दिया, हटाने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा, Q होगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। चलो इसको थोड़ा सा और समझो। मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर अभी चार्ज कितना है, Q। एक अनचार्ज बॉडी तुम इसके कांटेक्ट में लेके आते हो और कांटेक्ट में लाने के बाद थोड़ी देर बाद हटा देते हो, तो हमें पता है ड्यू टू कंडक्शन दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे। अब चार्ज होने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये पहली वाली बॉडी जो चार्ज थी पहले से, उसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और ये अनचार्ज था तो इसके ऊपर बढ़ेगा। तो अब दोनों के ऊपर पता है कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2
Q by 2, दोनों के ऊपर आधे आधे बढ़ जाते हैं, एवरेज हो जाता है। एवरेज का मतलब जैसे इसके ऊपर कितना है Q और इसके ऊपर कितना है 0, तो एवरेज ऐसे निकालते हैं Q प्लस 0/2, इसके ऊपर भी Q प्लस 0/2, ऐसे कर लेते हैं। तो दोनों के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q by 2, Q by 2। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम। ध्यान रखना ये तभी होगा व्हेन शेप और साइज इज सेम। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। दिस इज कंडक्शन। तो ये हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग हमने खत्म कर दिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा चार्ज क्या होता है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करें, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करें। क्लियर? अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आज जो भी हमने पढ़ाई करी उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उसको बहुत उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस वगैरह है या जो भी तुम्हारे पास बुकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो कि एग्जाम नजदीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। ओके, तब तक के लिए बाय।